शोषक और शोषित की एकता दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो सकती है, तो भारत में कैसे हो सकती है? हमें भारत में शोषण की व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करना है, तो हमें शोषितों के संघर्ष को यूनाइट करना होगा। तो अभी जो आकाश आनंद के खिलाफ बहन मायावती ने एक्शन लिया है, इसमें हम गुलामी की मानसिकता, भय और दबाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अच्छा। सत्ता से भय और सत्ता के डर के कारण गुलामी की मानसिकता से बहन मायावती पूरी तरीके से डरी हुई है और गुलामी की मानसिकता उनके मन मस्तिष्क पर हावी हो चुकी है, जो हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है। बहन मायावती ने आकाश आनंद को समझाया कि नालायक, तुम्हें पता नहीं है, हम इन मालिकों के कारण ही मैं मुख्यमंत्री बनी। मानवर काशीराम जी के पास तो 1995 में मात्र 67-69 विधायक थे। उसके बल पर मैं 425 के हाउस में मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी। मुझे नागपुर के आरएसएस मुख्यालय ने अभयदान दिया, तब मैं 3 जून 95 को मुख्यमंत्री बनी। इसमें सामाजिक न्याय हमें नहीं मिल सकता है। हम चाहते हैं कि इस देश की, हमारी शोषण का मूल आधार, शोषण की जड़ इस देश में, तो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हो और भारत के संविधान की प्रस्तावना और संविधान के अनुच्छेद 38 की भावना के अनुसार, उसके निर्देश के अनुसार भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना स्टेट कदम आगे बढ़ा करके करे, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण स्टेट ही करता है। तो आज राहुल गांधी के सामने भी सवाल है कि वो सामाजिक न्याय का झुंझुना ही दलित पिछड़ों को देना चाहते हैं, या कोई काम भी करें, जो कि एक धोखा है। सामाजिक न्याय एक धोखा है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में वो कतई संभव नहीं है। हाँ, बातें चलती रहेंगी, सामाजिक न्याय की बातें की जाती रहेंगी, पर वो मिलेगा नहीं। हमें अगर सामाजिक न्याय के मकसद तक पहुंचना है, इस अभीष्ट तक पहुंचना है, तो भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदल डालना होगा। तो इसलिए राहुल गांधी से सवाल है कि क्या वो सामाजिक परिवर्तन के लिए स्पेस देना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के काडर को क्या वो समझाने में सक्षम हो गए हैं? आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम चित्रकूट में हैं, चित्रकूट लोकसभा में, और हमारे साथ यूपी के दिग्गज नेताओं में शुमार यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री, कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ऐसे दद्दू प्रसाद जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दद्दू प्रसाद जी से यूपी की राजनीति पे चर्चा करेंगे, बीएसपी के आंदोलन पे चर्चा करेंगे और सामाजिक आर्थिक आंदोलन पे भी बात करेंगे, क्योंकि वो निरंतर अपना काम करते रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है इस बार यूपी में, पहले तो 2 महीने पहले ऐसा कहा जा रहा था कि यूपी में बीजेपी लगभग 70 से अधिक सीटें जीत लेगी, लेकिन माहौल कुछ बदला है। हमने भी लोगों से बात की तो लोगों का भी यही कहना था कि सिचुएशन टफ है। क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या हुआ है यूपी के अंदर कि माहौल बदल गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर सत्ता विरोधी लहर की भारतीय जनता पार्टी शिकार हो गई है और नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे लोगों से, वो उसने पूरे नहीं किए। खास करके मानव विकास और मानव आत्मसम्मान सूचकांक पर इस सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। स्थल विकास एक अलग चीज़ है। स्थल विकास ही भारत का सर्वोत्तम विकास नहीं है, बल्कि भारत को आज आवश्यकता है मानव विकास सूचकांक पर आगे बढ़ने की। तो उसके जितने भी पैरामीटर हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसके खिलाफ काम कर रही है। इसलिए
शिक्षा है, रोजगार है, चिकित्सा है और मानव का आत्मसम्मान, समानता और आज़ादी, स्वाधीनता, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार टोटली फेल ही नहीं बल्कि इसकी विरोधी साबित हुई है। अच्छा। तो इसलिए जनता के अंदर एक विरोध है और फिर सत्ता के अंदर अंतर विरोध भी पनप गए हैं। हाँ। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अब मैं देख पा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ खुल करके आ गए हैं। अच्छा। इसलिए फर्स्ट राउंड के इलेक्शन में, सेकेंड राउंड के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखा गया कि जो योगी आदित्यनाथ का फॉलोअर मतदाता है वो मतदान से या तो विरत रहा या मतदान के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। अच्छा। खास करके योगी आदित्यनाथ भी घबराए हुए हैं कि जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हाँ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व बदला पलट दिया, तो कहीं उत्तर प्रदेश में भी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है या 70 ही जीतती है, तो योगी आदित्यनाथ की भी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। बिल्कुल। तो ये विपक्ष के लिए सौभाग्य है। अच्छा। हाँ, तो इसका बेनिफिट विपक्ष को हो रहा है, मतलब हाँ, तो जो आपस में अंतर विरोध हो रहा है, विपक्ष में जो सत्ता के खिलाफ खुल करके लड़ेगा, हाँ, वो फायदा उठाएगा। राइट। जो सत्ता के साथ मिला हुआ नजर आएगा वो नुकसान पे चला जाएगा। अच्छा। तो इसलिए विपक्ष में एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है जिसके उत्तर प्रदेश में 2 एलाइज हैं, हाँ। एक समाजवादी पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो और दूसरा धड़ा है विपक्ष में जो दिखाई पड़ता है वो बहुजन समाज पार्टी है। पर बहुजन समाज पार्टी ने इसमें कोई भी बचाव, दुराव, संकोच नहीं किया और वो सत्ता के साथ खड़े होके नजर आने में उसने कोई संकोच नहीं है। तो इसलिए मतदाता जो बहुजन समाज पार्टी समर्थक था वो भी विमुख हुआ है और नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, जिसको अतिवादी कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जी बिल्कुल, और जालिम कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो उसके खिलाफ मजलूम लोग लामबंद हो रहे हैं। लेकिन मैं अभी सीएम योगी का स्टेटमेंट देख रहा था आज पेपर में। उन्होंने कहा कि ये चुनाव राम भक्त और रामद्रोहियों के बीच है। तो आपको नहीं लगता है कि धर्म के आधार पे ये वोट मांगे जा रहे हैं, इसमें ध्रुवीकरण की संभावनाएं हैं फिर भी? हाँ, फिर भी ठीक है, पर उनका ये ध्रुवीकरण का है जो जिसको राम सबसे ज्यादा प्रिय है, वो जुल्म की व्यवस्था का शीर्षस्थ है जिसको ब्राह्मण कहते हैं। तो उसका अपना काम हो चुका है। अच्छा। वो राम मंदिर बन चुका है, करोड़ों पुजारियों के रोजगार के अवसर सृजित हो चुके हैं, देश भर में धर्म का कारोबार आगे बढ़ चुका है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अभी हमारा एक काम तो हो गया है, राम मिल गए हैं और अब हमें हमारी जो शोषण की व्यवस्था है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एक झटका देते हैं तो डरी हुई भारतीय जनता पार्टी तो शोषण की व्यवस्था को और पूंजीवादी व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करेगी। अच्छा। तो इसलिए इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का नियंत्रक मतदाता है, जो काडर है, वो भी शिथिल नजर आता है। बिल्कुल, वो भी शिथिल है, इसलिए वोट परसेंटेज भी कम हो रहा है। हाँ। अच्छा, मेरा और एक सवाल यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष जातिगत जनगणना की बात कही, जो कल तक साहब कांशीराम का बात करते थे, आपने भी कई बार इसको उठाया है, जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाया है, तो इसका कोई असर हो सकता है चुनाव पे? हाँ, इसका आंशिक असर है पर दीर्घगामी असर है ये। अच्छा। और ये अगर विपक्ष अपना चाल चरित्र चेहरा और जिसकी उसको आवश्यकता है, खास करके जो इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय स्तर पे लीड कर रहे हैं श्री राहुल गांधी,
तो जो कांग्रेस पार्टी का आज से 80 साल पहले चरित्र था, बिल्कुल। तो वो वर्ण व्यवस्था की पोषक, हाँ। जातिवादी और ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था को, भारत की मूल संस्कृति और सभ्यता जो वर्ण व्यवस्था से संचालित है, तो श्री गांधी इसके प्रबलतक समर्थक नजर आते थे। बिल्कुल। नेहरू थोड़ा उदारवादी चेहरा होके आए, पर राहुल ने यथास्थितिवाद से बाहर आकर के, बिल्कुल। हाँ। और अब वो सोशल जस्टिस की बात करते नजर आते हैं, जी हाँ। जाति जनगणना की बात करते नजर आते हैं। हम्म, पर जो मानवर कांशीराम जी का तैयार किया गया और फूले साहू, अंबेडकर और पेरियार के द्वारा प्रशिक्षित किया गया काडर है, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और आंशिक रूप से मुस्लिम उससे आच्छादित होते हैं, उनके सामने सवाल है कि वर्तमान जो भारत की वर्ण व्यवस्था आधारित सामाजिक व्यवस्था है, इसमें सोशल जस्टिस कैसे संभव है? बिल्कुल। इसमें सामाजिक न्याय हमें नहीं मिल सकता है। हम्म, हम चाहते हैं कि इस देश की, हमारी शोषण का मूल आधार, शोषण की जड़ इस देश में, तो सामाजिक व्यवस्था में बदलाव हो। यस। और भारत के संविधान की प्रस्तावना और संविधान के अनुच्छेद 38 की भावना के अनुसार, उसके निर्देश के अनुसार भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना स्टेट कदम आगे बढ़ा करके करे, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण स्टेट ही करता है। हाँ जी। स्टेट ही उसको मजबूत करता है। तो जो स्टेट है, अभी तक 75 सालों में स्टेट तो वर्ण व्यवस्था का पोषक है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 38 जो नीति निर्देशक है और शासन के लिए मैंडेटरी है, मानना ही चाहिए, पर उसके उन्होंने दुराव और बर्ताव किया है। तो आज राहुल गांधी के सामने भी सवाल है बिल्कुल कि वो सामाजिक न्याय का झुंझुना ही दलित पिछड़ों को देना चाहते हैं, या कोई काम भी करेंगे, जो कि एक धोखा है। सामाजिक न्याय एक धोखा है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था में वो कतई संभव नहीं है। हाँ, बातें चलती रहेंगी, सामाजिक न्याय की बातें की जाती रहेंगी, पर वो मिलेगा नहीं। हमें अगर सामाजिक न्याय के मकसद तक पहुंचना है, इस अभीष्ट तक पहुंचना है, तो भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदल डालना होगा। बिल्कुल। सामाजिक तो इसलिए राहुल गांधी से सवाल है कि क्या वो सामाजिक परिवर्तन के लिए स्पेस देना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के काडर को क्या वो समझाने में सक्षम हो गए हैं? जो गांधी ने, श्री मोहनदास करमचंद गांधी ने जो यथास्थितिवाद और वर्ण व्यवस्था के पक्ष में उसको महिमा मंडित करने का काम किया था, हम स्वीकार करते हैं कि वो सामाजिक न्याय के साथ आए हैं। पर वो क्या सामाजिक परिवर्तन ये तो अभी सत्ता आने के बाद देख सकते हैं कि वो सच में उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। पर अभी तो हम उनके मुख से भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन तो बात की बात है। हाँ, पर अभी तो हम उनके मुख से भी नहीं सुन रहे हैं। अभी एक संविधान सम्मेलन हुआ और लखनऊ में हुआ, तो कुछ लोगों ने राहुल गांधी से सवाल खड़ा किया, पर वो नजर नहीं आया, उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो कहीं ना कहीं ऊहापोह में है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यथास्थितिवादी काफी लोग हैं उसमें। तो इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि भारत में गरीब को, शोषित को, मजलूम को आनंद और उसको पूरी तसल्ली तो तभी मिलेगी जब इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो। अन्यथा कुछ सीटें मिलती रहे, कुछ सत्ता में हिस्सेदारी मिलती रहे, इससे कोई खास बड़ा बदलाव नहीं, व्यक्तियों को लाभ हो जाएगा, पर समाज को लाभ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वो उस राह पे चलेंगे सामाजिक बदलाव के आंदोलन पे, ये वक्त बताएगा। क्योंकि अब तो 4 जून को जब काउंटिंग होगी, उसके बाद में क्या लोगों ने फैसला दिया है हम
समझ सकेंगे। बहरहाल मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से हम यूपी की राजनीति में बात कर रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे को, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर भी थे, कहा जा रहा था कि वो उनके पॉलिटिकल हेयर भी हैं, उनको एक एकाएक पद से हटा दिया। आप कैसे देखते हैं इस सारे बदलाव को? देखिए, बहन मायावती ने मानवर कांशीराम जी की गैरहाजिरी में, और मैं कहूँगा कि 2002 के बाद ही, तो उन्होंने जुल्म के खिलाफ और शोषण की व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को रोकने की कोशिश किया। हुँ, और रोकते रोकते और मानवर कांशीराम जी की गैरहाजिरी के बाद उन्होंने सख्ती के साथ बहुजन समाज पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को पूर्ण विराम लगा दिया। हुँ, हुँ, उस संघर्ष के रुकने से, चूंकि जो बहुजन समाज पार्टी को जनादेश मिला था वो शोषण की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह के कारण मिला था, बिल्कुल। उस संघर्ष के कारण मिला था। वो संघर्ष रुका तो वो जो जनमत है, जो संघर्ष की आकांक्षा रखता है, जुल्म की व्यवस्था को ख़त्म करने की उम्मीद रखता है, वो फिर इधर उधर संभावनाएं तलाशने हुँ, लगा। हुँ, और जी, लिहाजा 2007 के पश्चात ही, अर्थात 2009 के लोकसभा चुनाव में ही बहुजन समाज पार्टी के जन समर्थन में गिरावट आई, देखी गई। बिल्कुल। 31% समर्थक से गिर करके वो 27% के समर्थन पे 2009 में बहुजन समाज पार्टी आकर के टिक गई। राइट। तो अभी जो आकाश आनंद के खिलाफ बहन मायावती ने एक्शन लिया है, इसमें हम गुलामी की मानसिकता, भय हुँ, और दबाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। अच्छा। सत्ता से भय और सत्ता के डर के कारण गुलामी की मानसिकता से बहन मायावती पूरी तरीके से डरी हुई हैं, और गुलामी की मानसिकता उनके मन मस्तिष्क पर हावी हो चुकी है, ओके। जो हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है। हुँ, जिस तरीके से आज से 30 साल पहले और आज भी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के इलाकों में होता है कि हमारे वर्ग में कमज़ोरों में कोई नौजवान वेल क्वालिफाइड होकर के एलएलबी करके और गांव में आता है, और वो लोगों को एडवोकेसी करता है, लोगों की वकालत करता है, जुल्म से शिकार लोगों के थाने ले जाता है और उनको लामबंद करता है, उनके खिलाफ एक आवाज़ बनने हुँ, लगता हुँ, है। हुँ, तो जो राजा है, वहाँ का शोषक है, जालिम है, वो उसके पिता को उलाहना भेजता है कि करे कलुआ, तुम्हारा लड़का नेता हो गया है हुँ, और हमारे खिलाफ चौराहे में भाषण दे रहा, गाली दे रहा, हमें ठिकाने लगा देंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ विलुप्त हो गया। वो कलुआ डर करके गुलामी की मानसिकता के दबाव में है और अपने लड़के को मारते पीटते और राजा के दरबार में ले जाता है और कहता है, साहब माफ करो, ये लड़का नादान है, बच्चा है। वही बहन मायावती ने कहा कि बच्चा है, अनमैच्योर है, हुँ, और उसको अपमानित करके, और राजा अपने काम को इम्प्लीमेंट करता है, अपने दरिंदे और करिंदे से कहता है कि इसकी सर्वाइकल इस तोड़ दीजिए, हुँ, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड तोड़ दीजिए, ताकि ये भविष्य में कभी स्वाभिमान के लिए खड़ा ना हो पाए। हुँ। मैं ऐसा ही बहन मायावती और आकाश आनंद के चैप्टर में देखता बहुत ही गंभीर, संगीन आरोप आप लगा हूं। रहे हैं। बहन मायावती ने आकाश आनंद को समझाया कि नालायक, तुम्हें पता नहीं है, हम इन मालिकों के कारण ही मैं मुख्यमंत्री बनी। मानवर कांशीराम जी के पास तो 1995 में मात्र 67-69 विधायक थे, उसके बल पर मैं 425 के हाउस में मुख्यमंत्री नहीं बन सकती थी। मुझे नागपुर के आरएसएस मुख्यालय ने अभयदान दिया, तब मैं 3 जून 95 को मुख्यमंत्री बनी। दोबारा भी संघ परिवार के आशीर्वाद से 21 मार्च 97 को मैं मुख्यमंत्री बनी। तीसरी बार भी संघ परिवार के आशीर्वाद से ही मैं 3 मई 2002 के मुख्यमंत्री बनी हूं। मैं आपको भी
इन्हीं के समर्थन से बनाना चाहती हूँ। तुम ही चमार कुम्हारों के बल पर कहीं मुख्यमंत्री बन पाओगे। और ऐसा कहकर उसके जो नैसर्गिक स्वाभिमान की भावना है, नैसर्गिक जो उसके अंदर मुक्ति की आवाज है, उसको दबा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आकाश आनंद बहन मायावती के खिलाफ विद्रोह करके ही खड़ा हो सकता है, अन्यथा वो कभी स्वाभिमान के संघर्ष के लिए बहन मायावती के आगोश में नहीं खड़ा हो पाएगा। और यही तो मानवर कांशीराम जी के काडर के साथ हुआ है। जो काडर पूरे देश में तैयार किया गया था, वो काडर बहुत पूरी तरीके से कुचला गया और उसको हताश किया गया, निराश किया। वो सही लाइन पे काम कर रहा था, वो जुल्म के खिलाफ संघर्ष को आवाज दे रहा था। कांशीराम जी का तैयार किया गया काडर, और बहन मायावती उनको धमकाती गई, हरेस करती गई, अपमानित करती गई, और सर्व समाज के झूठे आगोश में, जो भारत में संभव नहीं है, शोषक और शोषित की एकता दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हो सकती है, तो भारत में कैसे हो सकती है। हमें भारत में शोषण की व्यवस्था को, पूंजीवादी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करना है, तो हमें शोषितों के संघर्ष को यूनाइट करना होगा। शोषित की एकता बनानी होगी, दुखिया का भाईचारा बनाना होगा, तभी ये संभव है। वो तो उन्होंने खत्म कर दिया है। तो बेचारा आकाश आनंद 5-6 दिन प्रचार किया और मुझ जैसा आदमी भी आकर्षित हुआ। मुझसे कई लोगों ने कहा कि वो परिवारवाद चला रहे। मैंने खंडन किया कि नहीं, आकाश आनंद के अंदर कोई तेज हो सकता है, कोई क्षमता हो सकती है, कोई प्रतिभा हो सकती है, तो ये तो प्ले करेगा तभी पता चलेगा। बराबर है। जब उसको घर बैठे ही तो पता नहीं चलेगा। इसलिए हम बिना देखे समझे आकाश आनंद को दद्दू प्रसाद जैसा आदमी रिजेक्ट नहीं करता है। तो हमने 5-6 दिन में देखा कि एक करंट है, पर उस करंट को कुचल दिया गुलामी की मानसिकता से भरी हुई बहन मायावती ने। तो इसका क्या असर होगा बीएसपी के वोटर्स पे? क्या वो अभी बीएसपी के? निश्चित रूप से बीएसपी का मतदाता बहुत निराश हुआ है। अच्छा। जो उसके अंदर स्फूर्ति आ रही थी, तरंग आ रही थी, वो अब अपने परिवर्तन की संभावना कहीं और तलाशने लगा है। मतलब बीएसपी का वोट शिफ्ट होगा, ऐसा आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल शिफ्ट होगा। ये 2022 में शिफ्ट हुआ था। 2022 में इसलिए शिफ्ट हुआ कि 10 जिला पंचायतों में मई-जून 2021 के महीने में बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत चेयरमैन बनाने जा रही थी, पर बहन मायावती ने जालिम से डरकर और गुलामी की भावना से प्रेरित होकर कांशीराम के द्वारा तैयार किए गए काडर को कुचल दिया और कहा कि खबरदार कोई जिला पंचायत चेयरमैन का पर्चा नहीं भरेगा। वहीं से पता चल गया कि बहन मायावती सत्ता से डरी हुई है। और इसलिए यहां से एक लाइन और निकलती है कि भविष्य में परिवर्तन के लिए मुक्ति संघर्ष को अगर हमें भारत में आवाज देना है, आगे बढ़ाना है, तो चरित्रवान, शीलवान लीडरशिप ही हमें आगे अगुवाई कर सकती है। तो आपको नहीं लगता कि अभी किसी भी तरीके के चरित्र से गिरा हुआ, चाहे आर्थिक चरित्र से गिरा हुआ है, लूट खसोट में फंसा हुआ व्यक्ति है, या व्यक्ति का चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति मुक्ति संघर्ष का अगुवा नहीं हो सकता है। अगर वो बनाएंगे जबरदस्ती, उससे उम्मीद करेंगे, वो हमारे कारवां को बीच में ही डुबो देगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये माने कि बीएसपी का कोई जनाधार भी यूपी में आ नहीं सकता और शायद पीएम भी नहीं बनेगी इस बार। 2022 के इलेक्शन में उनका वोट शेयर 13% था उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा अनुमान है कि वोट घट करके 8% पे आके रुक जाएगा और 5% गिरावट होगी। हाँ। अच्छा, मतलब अभी कोई चांस नहीं बनेगा कि बीएसपी कोई सांसद जीत के आए या फिर बहन जी को कल अगर एक ही सांसद जीतने की संभावना थी, जौनपुर। अच्छा। जिस तरीके से, और अब ये साबित हुआ है पिछले 8 सालों में कि बहुजन समाज पार्टी दलितों, पिछड़ों को जिताने की क्षमता खो बैठी है। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर एक भी दलित, एक भी पिछड़ा जीतना तो दूर, वो जीतने की संभावना भी नहीं बना पाएगा,
क्योंकि दलित पिछड़ों की गोलबंदी परिवर्तन के लिए है, सामाजिक बदलाव के लिए है, जुल्म के खिलाफ संघर्ष के लिए है, और वो वहाँ से नदारद कर दिया। तो जिस तरीके से 2012 में पूर्वांचल का एक बाबू साहब अर्थात फ्यूडल ठाकुर उमा शंकर जीता ओनली वन, उसी तरीके से जौनपुर में एक फ्यूडल लॉर्ड बाहुबली की पत्नी, वो संजोग से रेड्डी है, श्रीकला, वो टिकट पा गई। टिकट बहुजन समाज पार्टी में जो मानवर काशीराम जी ने वोट की बिकवाली रोकने का काम किया और बसपा आंदोलन को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। बहन मायावती ने इकट्ठा हुए वोटों को बेचने की प्रक्रिया चालू किया और ऊंचे उठी हुई बहुजन समाज पार्टी को धरातल पे, रसातल पे पहुंचा दिया। तो वो टिकट भी जौनपुर का इसी पर हुआ था, इकट्ठा हुए वोटों को बेच करके। पर अमित शाह का खास आदमी कृपा शंकर, उनका चेला, वहां से लड़ रहा है। चेला है या गुरु है, कांग्रेस का नेता था वो। बातें कह रहे हैं कि चेला है या गुरु है, पर ऐसा खबर है कि वो फरारी के दिनों का उसका संरक्षण दाता है। तो उसको जिताने के लिए उसने धनंजय को भी धमकाया और बहन मायावती को भी धमकाया। बहन मायावती ने कहा कि ये फैसला मैं अकेले नहीं कर सकती, जरा धनंजय को भी अंडर प्रेशर लीजिए। तो दोनों को अंडर प्रेशर लेकर के रात में 11:30 बजे, ये बाहुबली इनसाइड स्टोरी है। हाँ, बाहुबली धनंजय ने बहुजन समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष रामचंद्र गौतम, जो कभी कांसीराम जी का काडर होता था, हमारे द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, तो उसको फोन किया कि भैया मेरे घर में कोहराम मचा है और मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, आप ही ने मेरा टिकट कराया था। तो उसने बहन मायावती को बताया। बहन मायावती जिस श्याम सिंह यादव को सिरे से रिजेक्ट कर चुकी थी, तो रात में 1 बजे उसको फ़ोन लगाए गए, तो फ़ोन वो सो चुका था। सोता हुआ आदमी कैसे फ़ोन उठाए? उसके घर में जोनल कोऑर्डिनेटर गए और सोते से जगाया और कहा कि उठो, तुम्हें सांसद बनना है और देखो तुम्हारा मुकद्दर खुल गया। कांग्रेस ने भी टिकट नहीं दिया, सपा ने भी टिकट नहीं दिया। बहन जी से बात करो। तो बहन जी ने कहा कि भाई श्याम सिंह यादव, तुम अफसर रहे हो, मेरे सांसद भी रह चुके हो, तो तुम्हें अब छप्पर फाड़ के तो उसको लड़ाया गया। एक वो सीट जीत सकती थी, बसपा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ जीतने के लिए एक सीट जीतने की संभावना थी। बसपा के उद्देश्य प्राप्ति। आपको लगता है कि बीएसपी की कोई सीट अभी जीतेगी नहीं? उत्तर प्रदेश के अंदर तो मुझे नई कोई सीट दिख रही है। अच्छा, केवल एक सीट पे आपका नजर थी, जौनपुर पे। और दलित पिछड़ों को तो बसपा जिताने की संभावना और क्षमता खो चुकी है। खास करके दलित सीटें, रिजर्व सीटों पे बहुजन समाज पार्टी तो शायद अपनी जमानतें भी नहीं बचा पाएगी। इसलिए जो एक्टिविस्ट हैं, बहन मायावती उनकी शरण में है। अच्छा, बहन मायावती अब शंभू सिंह की शरण में है, बहन मायावती इंदू चौधरी के शरण में है, बहन मायावती विजय बौद्ध की शरण में है। तो पर उनको जब आकाश आनंद को प्ले नहीं करने दे रही है, तो इनको भी तो इन बेचारों को कैसे प्ले करने देगी? तो आप यूपी के एक राजनेता भी है, अभी भी आप पिछले कई दिनों से आप लेकिन शांत है, किसी पार्टी में नहीं है, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो आप फिर सामाजिक आर्थिक मुक्ति का आंदोलन करते क्या है फिर इन दिनों में आप करते? देखिए, मैंने पिछले 5 सालों से एक समान शिक्षा के लिए हमने आवाज दिया है। संविधान बचाना ही नहीं, संविधान को लागू करने के लिए जनमत। इसलिए हमने कांग्रेसियों से भी कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, ये भय की राजनीति बंद करो। बराबर है। वादा करो कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान को, जो तुम्हारे बाप दादाओं ने लागू नहीं किया है, तो तुम लागू करोगे कि नहीं लागू करोगे? क्योंकि अभी संविधान का मात्र 20% हिस्सा ही लागू हो पाया है। बिल्कुल। और 20% हिस्सा लागू हुआ
तो कितना करिश्माई संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का कि ये अगर कहीं 80% लागू हो तो बिल्कुल भारत में मानवता बहाली हो जाएगी, बिल्कुल। भारत में इंसानियत की स्थापना हो जाएगी। हम्म, तो इसलिए संविधान बचाने की बात नहीं है, संविधान को लागू लागू करने करने की की बात बात है। है, सही बात तो कही आपने। संविधान को लागू करने के लिए एक जनमत तैयार हो, हम्म, एक समान शिक्षा के लिए एक जनमत तैयार हो, बिल्कुल। और हम मानवर काशीराम जी के बिखरे हुए काडर हम्म, को इकट्ठा करने के कोशिश में हैं। अच्छा। तो इसलिए चूंकि मैं सत्ता में रह चुका, मंत्री रह चुका, हम्म, तो मुझे बदनाम करना सतीश मिश्रा के चेलों के लिए आसान काम था। हम्म, तो उसका मैं शिकार भी हुआ, और परंतु हम उससे आगे आए हैं और हम चाहते हैं कि फूले साहू अम्बेडकर और मानवर काशीराम जी का मिशन रिवाइव हो, पुनर्जीवित हो, बिल्कुल। और ये दीर्घजीवी बनाया जाए और ये लगातार आगे बढ़े, और उस बिना पर भारत में राजनीति हो यस। और एक सामाजिक परिवर्तनकारी राजनीतिक दल की स्थापना हो। क्योंकि वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल हम देखते हैं, इंक्लूडिंग बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये यथास्थितिवादी पार्टियां हैं, पार्टी है, सही बात है। और हमारी आकांक्षा सामाजिक बदलाव की है। सामाजिक न्याय हमें धोखा नजर आता है, ये सही बात। सिगुफा है, झुंझुना है कि ठीक है सामाजिक न्याय मिलेगा, समाज। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन के लिए एक राजनीतिक दल का निर्माण हो, तो उस बारे में दिशा में आप लोग एक सोच रहे हैं। आकांक्षा है लोगों हाँ, की। हाँ। और जब जरूरत है ये, जरूरत है तो ये पूरा भी होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आविष्कार भी होगा। बिल्कुल, आविष्कार भी होगा। और दद्दू प्रसाद जी जो है, भले ही पॉलिटिक्स में अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक मुक्ति आंदोलन का कार्य वो निरंतर करते रहते हैं। वो बिल्कुल चैन से नहीं बैठते, लोगों को जगाने का काम करते हैं, संविधान को लागू करने के लिए भी वो काफ़ी कोशिश करते हैं। और ये बात बहुत अच्छी उन्होंने कही कि संविधान बचाने की बात नहीं है, संविधान लागू करना पड़ेगा। जो भी सत्ता में आए संविधान अगर लागू करे तो फिर देश का मानवीय सूचकांक भी बदल जाएगा, समृद्धि आ जाएगी देश के अंदर, मानवता आ जाएगी। तो सर, आपने हमसे बातचीत की और आपने यूपी की राजनीति से भी हमें अवगत कराया, और सामाजिक आर्थिक मुक्ति आंदोलन के बारे में आपने बात कही, और देश को नए विकल्प के, नए पर्याय की आवश्यकता, इस पर भी आपने हमसे बातचीत की। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना भ्रमण कर रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।